अध्याय 19। सविनय अवज्ञा आंदोलन और गोलमेज सम्मेलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए रन अप। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन दिसंबर 1928 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को मंजूरी दी गई थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और सत्यमूर्ति के नेतृत्व में युवा तत्वों ने कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में प्रभुत्व की स्थिति पर असंतोष व्यक्त किया। इसके बजाय उन्होंने मांग की कि कांग्रेस पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता को अपने लक्ष्य के रूप में अपनाए। गांधी और मोतीलाल नेहरू जैसे पुराने नेताओं की इच्छा थी कि डोमिनियन स्टेटस की मांग जल्दबाजी में नहीं छोड़ी जाए, क्योंकि इस पर सहमति वर्षों से बड़ी मुश्किल से विकसित हुई है। उन्होंने सुझाव दिया कि डोमिनियन स्टेटस की मांग को स्वीकार करने के लिए सरकार को 2 साल की छूट अवधि दी जाए। बाद में युवा तत्वों के दबाव में इस अवधि को घटाकर 1 वर्ष कर दिया गया। अब कांग्रेस ने फैसला किया कि अगर सरकार ने वर्ष के अंत तक डोमिनियन स्टेटस पर आधारित संविधान को स्वीकार नहीं किया, तो कांग्रेस न केवल पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करेगी, बल्कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू करेगी। 1929 के दौरान राजनीतिक गतिविधि। गांधी ने 1929 के दौरान लगातार यात्रा की, लोगों को सीधे राजनीतिक कार्रवाई के लिए तैयार किया, युवाओं को उग्र परीक्षा के लिए तैयार करने के लिए कहा, गांवों में रचनात्मक कार्यों को व्यवस्थित करने में मदद की और विशिष्ट शिकायतों का निवारण। 1928 के बारडोली आंदोलन की तर्ज पर कांग्रेस कार्य समिति (CWC) ने विदेशी कपड़े के बहिष्कार और विदेशी कपड़े को सार्वजनिक रूप से जलाने के एक आक्रामक कार्यक्रम का प्रचार करने के लिए एक विदेशी कपड़ा बहिष्कार समिति का आयोजन किया। गांधी ने मार्च में अभियान की शुरुआत की। 1929 कलकत्ता में और गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद पूरे देश में विदेशी कपड़ों की अलाव जलाई गई। 1929 के दौरान राजनीतिक तापमान को ऊंचा रखने वाले अन्य घटनाक्रमों में मेरठ षड्यंत्र केस, मार्च, भगत सिंह और बीके दत्त, अप्रैल और मई में इंग्लैंड में रामसे मैकडॉनल्ड के नेतृत्व में अल्पसंख्यक लेबर सरकार का सत्ता में आना, और वेजवुड बेन भारत के राज्य सचिव बने। इरविन की घोषणा 31 अक्टूबर 1929 साइमन कमीशन की रिपोर्ट आने से पहले लॉर्ड इरविन द्वारा घोषणा की गई थी। यह लेबर सरकार रूढ़िवादियों की तुलना में हमेशा भारतीय आकांक्षाओं के प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण और एक रूढ़िवादी वायसराय का संयुक्त प्रयास था। घोषणा के पीछे का उद्देश्य ब्रिटिश नीति के अंतिम उद्देश्य में विश्वास बहाल करना था। घोषणा 31 अक्टूबर 1929 को भारतीय राजपत्र में एक आधिकारिक विज्ञप्ति के रूप में की गई थी। इसमें कहा गया था, 1919 के कानून को अधिनियमित करने में ब्रिटिश सरकार की मंशा पर रखी जाने वाली व्याख्याओं के संबंध में ग्रेट ब्रिटेन और भारत दोनों में व्यक्त किए गए संदेहों को देखते हुए, मैं महामहिम की सरकार की ओर से स्पष्ट रूप से यह कहने के लिए अधिकृत हूं कि उनके निर्णय में 1917 की घोषणा में यह निहित है कि भारत की संवैधानिक प्रगति का स्वाभाविक मुद्दा, जैसा कि उन्होंने सोचा था, डोमिनियन स्टेटस की प्राप्ति है। हालांकि समय का कोई पैमाना नहीं था। इरविन द्वारा वादा किया गया प्रभुत्व का दर्जा आने वाले लंबे समय तक उपलब्ध नहीं होगा। वास्तव में घोषणा में कुछ भी नया या क्रांतिकारी नहीं था। साइमन कमीशन द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद लॉर्ड इरविन ने एक गोलमेज सम्मेलन का भी वादा किया। दिल्ली घोषणा पत्र 2 नवंबर 1929 को प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं के एक सम्मेलन ने दिल्ली मैनिफेस्टो जारी किया, जिसमें गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कुछ शर्तें रखी गईं। 1. कि गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य यह निर्धारित करना नहीं होना चाहिए कि प्रभुत्व कब है या कब स्थिति तक पहुंचना था, लेकिन डोमिनियन स्टेटस के कार्यान्वयन के लिए एक संविधान तैयार करना, इस प्रकार एक संविधान सभा के रूप में कार्य करना और डोमिनियन स्टेटस के मूल सिद्धांत को तुरंत स्वीकार किया जाना चाहिए। 2.
सम्मेलन में कांग्रेस का बहुमत होना चाहिए। और 3. राजनीतिक के लिए एक सामान्य माफी होनी चाहिए। कैदियों और सुलह की नीति। गांधी ने मोतीलाल नेहरू और अन्य राजनीतिक नेताओं के साथ दिसंबर 1929 में लॉर्ड इरविन से मुलाकात की, जब वायसराय एक बम विस्फोट के बाद बाल बाल बच गए थे, जिसका अर्थ था कि जिस ट्रेन में वे यात्रा कर रहे थे, उस ट्रेन से टकराने के लिए। उन्होंने वायसराय से आश्वासन मांगा कि गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य डोमिनियन स्टेटस के लिए एक संवैधानिक योजना का मसौदा तैयार करना था। इरविन ने कहा, यह सम्मेलन का उद्देश्य नहीं था। वायसराय इरविन ने दिल्ली मैनिफेस्टो में रखी गई मांगों को खारिज कर दिया। अब टकराव का दौर शुरू होना था। लाहौर कांग्रेस और पूर्ण स्वराज। जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने पूर्ण स्वराज की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने के लिए किसी और से अधिक काम किया था, मुख्य रूप से गांधी के समर्थन के कारण दिसंबर 1929 कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के लिए अध्यक्ष नामित किया गया था। 18 प्रांतीय कांग्रेस में 15 में से 15 समितियों ने नेहरू का विरोध किया था। नेहरू को चुना गया। इस अवसर की उपयुक्तता के कारण कांग्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता की स्वीकृति अपने लक्ष्य के रूप में और युवाओं के उत्थान को स्वीकार करने के लिए जो था, साइमन विरोधी अभियान को एक बड़ी सफलता बना दिया। नेहरू ने अपने अध्यक्षीय भाषण में घोषणा की, हमारे पास है अब इस देश को विदेशी शासन से मुक्त करने की एक खुली साजिश है और इसमें शामिल होने के लिए आप साथियों और हमारे सभी देशवासियों और देश की महिलाओं को आमंत्रित किया जाता है। आगे यह समझाते हुए कि मुक्ति का मतलब केवल विदेशी जुए को फेंकना नहीं था, उन्होंने कहा, मुझे स्पष्ट रूप से स्वीकार करना चाहिए कि मैं एक समाजवादी और एक गणतंत्रवादी हूँ, और मैं राजाओं और राजकुमारों में या उस क्रम में विश्वास नहीं करता जो आधुनिक राजाओं को पैदा करता है। उद्योग, जिनके पास पुराने राजाओं की तुलना में पुरुषों के जीवन और भाग्य की अधिक शक्ति है, और जिनके तरीके पुराने सामंती अभिजात वर्ग की तरह हिंसक हैं। संघर्ष के तरीकों की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा, आज मुक्ति के लिए कोई भी महान आंदोलन अनिवार्य रूप से एक जन आंदोलन होना चाहिए, और जन आंदोलन अनिवार्य रूप से शांतिपूर्ण होना चाहिए, संगठित विद्रोह के समय को छोड़कर। निम्नलिखित प्रमुख निर्णय लिए गए थे। लाहौर सत्र, गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया जाना था। पूर्ण स्वतंत्रता को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। कांग्रेस कार्य समिति को करों का भुगतान न करने सहित सविनय अवज्ञा का एक कार्यक्रम शुरू करने के लिए अधिकृत किया गया था, और सभी विधायिकाओं के सदस्यों को अपनी सीटों से इस्तीफा देने के लिए कहा गया था। 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता स्वराज्य दिवस तय किया गया था, जिसे हर जगह मनाया जाएगा। 31 दिसंबर 1929 रावी नदी के तट पर आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने इनकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच आजादी का नया अपनाया हुआ तिरंगा झंडा फहराया। 26 जनवरी 1930 स्वतंत्रता प्रतिज्ञा। पूरे देश में गांवों और कस्बों में जनसभाएं आयोजित की गईं और स्थानीय भाषाओं में स्वतंत्रता प्रतिज्ञा पढ़ी गई और राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इस प्रतिज्ञा, जिसे गांधी द्वारा तैयार किया गया माना जाता है, ने निम्नलिखित बिंदु बनाए। स्वतंत्रता प्राप्त करना भारतीयों का अपरिहार्य अधिकार है। भारत में ब्रिटिश सरकार ने न केवल वंचित किया है, हमें आजादी दिलाई और हमारा शोषण किया, लेकिन हमें आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से भी बर्बाद कर दिया। इसलिए भारत को ब्रिटिश संबंध तोड़ना चाहिए और पूर्ण प्राप्त करना चाहिए। स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता। हम उच्च राजस्व से आर्थिक रूप से बर्बाद हो रहे हैं, बिना किसी प्रतिस्थापन के ग्रामोद्योगों का विनाश, जबकि सीमा शुल्क, मुद्रा और विनिमय दर में हेरफेर किया जा रहा है। कोई वास्तविक राजनीतिक शक्तियां नहीं दी जाती,
हमें स्वतंत्र संघ के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है और हम में सभी प्रशासनिक प्रतिभाओं को मार दिया जाता है। सांस्कृतिक रूप से शिक्षा की व्यवस्था ने हमें हमारे दलदल से निकाल दिया है। आध्यात्मिक रूप से अनिवार्य निरस्त्रीकरण ने हमें बनाया है अमानवीय। हम इसे मनुष्य और ईश्वर के खिलाफ अब और ब्रिटिश शासन के अधीन करना अपराध मानते हैं। हम पूर्ण स्वतंत्रता के लिए तैयारी करेंगे। जहां तक संभव हो सभी स्वैच्छिक संघों को वापस लेना। ब्रिटिश सरकार और सविनय अवज्ञा की तैयारी करेगी करों का भुगतान न करने के माध्यम से। इसके द्वारा इस अमानवीय का अंत नियम का आश्वासन दिया है। हम पूर्ण स्वराज की स्थापना के उद्देश्य से कांग्रेस के निर्देशों का पालन करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह और अन्य उभार। गांधी की 11 मांगे। लाहौर कांग्रेस द्वारा दिए गए जनादेश को आगे बढ़ाने के लिए गांधी ने सरकार को 11 मांगे प्रस्तुत की और इन मांगों को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए 31 जनवरी 1930 का अल्टीमेटम दिया। मांगे इस प्रकार थीं। सामान्य हित के मुद्दे 1, सेना और सिविल सेवाओं पर खर्च को किसके द्वारा कम करें 50%। 2, पूर्ण शराबबंदी लागू करें। 3, आपराधिक जांच में सुधार करना, विभाग CID। 4, मुद्दे के लोकप्रिय नियंत्रण की अनुमति देने वाला शस्त्र अधिनियम बदलें, आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस के। 5, राजनीतिक बंदियों को रिहा करो। 6, डाक आरक्षण विधेयक को स्वीकार करें, विशिष्ट बुर्जुआ मांगे। 7, रुपया स्टर्लिंग विनिमय अनुपात को घटाकर LSRD कर दें। 8, कपड़ा संरक्षण का परिचय दें। 9, भारतीयों के लिए आरक्षित तटीय नौवहन, विशिष्ट किसान मांगों। 10, भू राजस्व में 50% की कमी करना। 11, नमक कर और सरकार के नमक एकाधिकार को समाप्त करें। इन मांगों पर सरकार की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलने के कारण कांग्रेस कार्य समिति ने गांधी को उनकी पसंद के समय और स्थान पर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए पूरी शक्तियों के साथ निवेश किया। फरवरी के अंत तक गांधी ने नमक को आंदोलन का केंद्रीय सूत्र बनाने का फैसला किया था। नमक को महत्वपूर्ण विषय के रूप में क्यों चुना गया? जैसा कि गांधी ने कहा था, नमक पानी के बाहर और कोई वस्तु नहीं है जिस पर कर लगाकर सरकार लाखों भूखे, बीमार, अपंग और पूरी तरह से असहाय लोगों तक पहुंच सके। युक्ति कर सकता है। एक झटके में नमक ने स्वराज के आदर्श को सबसे ज्यादा जोड़ दिया। ग्रामीण गरीबों की ठोस और सार्वभौमिक शिकायत और बिना किराया अभियान जैसे सामाजिक रूप से विभाजनकारी प्रभाव के बिना नमक ने स्वयं सहायता के माध्यम से गरीबों के लिए खादी की तरह एक बहुत ही छोटी लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण आय प्रदान की। खादी की तरह फिर से इसने शहरी आबादी को पेशकश की। सामूहिक पीड़ा के साथ प्रतीकात्मक पहचान का अवसर। दांडी मार्च, मार्च 12, 6 अप्रैल 1930, 2 मार्च 1930 को गांधी ने वायसराय को अपनी कार्य योजना से अवगत कराया। इस योजना के अनुसार कुछ लोगों को इसके महत्व का एहसास तब हुआ जब पहली बार इसकी घोषणा की गई। गांधी साबरमती आश्रम के 78 सदस्यों के एक बैंड के साथ अपने से मार्च करना था। 240 मील के लिए गुजरात के गांवों के माध्यम से अहमदाबाद में मुख्यालय। दांडी में तट पर पहुंचने पर समुद्र तट से नमक एकत्र करके नमक कानून का उल्लंघन किया जाना था। प्रस्तावित मार्च शुरू होने से पहले ही हजारों की संख्या में आश्रम में पहुंचे। गांधी ने निम्नलिखित निर्देश दिए। भविष्य की कार्रवाई के लिए जहां भी संभव हो नमक कानून की सविनय अवज्ञा शुरू किया जाना चाहिए। विदेशी शराब और कपड़े की दुकानों पर धरना दिया जा सकता है। यदि हमारे पास अपेक्षित है तो हम करों का भुगतान करने से मना कर सकते हैं। ताकत, वकील प्रैक्टिस छोड़ सकते हैं। मुकदमेबाजी से बचकर जनता कानून अदालतों का बहिष्कार कर सकती है।
सरकारी कर्मचारी अपने पदों से इस्तीफा दे सकते हैं। यह सब एक शर्त के अधीन होना चाहिए, सत्य और अहिंसा स्वराज प्राप्त करने के साधन के रूप में होना चाहिए। ईमानदारी से पालन किया जाए। गांधी के बाद स्थानीय नेताओं की बात माननी चाहिए। गिरफ्तार करना। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत को चिन्हित करने वाला ऐतिहासिक मार्च 12 मार्च को शुरू हुआ और गांधी ने 6 अप्रैल को दांडी में नमक की एक गांठ उठाकर नमक कानून तोड़ा। कानून का उल्लंघन भारतीय के प्रतीक के रूप में देखा गया था। लोगों का संकल्प ब्रिटिश निर्मित कानूनों के तहत नहीं रहने का और इसलिए ब्रिटिश शासन के तहत गांधी जी ने खुलेआम लोगों से अपने घरों में समुद्र के पानी से नमक बनाने और नमक कानून का उल्लंघन करने को कहा। मार्च, इसकी प्रगति और इसका प्रभाव लोगों पर समाचार पत्रों द्वारा अच्छी तरह से कवर किया गया था। गुजरात में 300 ग्राम अधिकारियों ने गांधी की अपील के जवाब में इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस कार्यकर्ता जमीनी स्तर के संगठनात्मक कार्यों में लगे रहे। नमक कानून का प्रसार अवज्ञा। एक बार जब दांडी में गांधी के अनुष्ठान से रास्ता साफ हो गया तो पूरे देश में नमक कानूनों की अवहेलना शुरू हो गई। नमक कानून की अवहेलना के लिए अप्रैल 1930 में नेहरू की गिरफ्तारी ने मद्रास, कलकत्ता और कराची में बड़े प्रदर्शनों को जन्म दिया। गांधी की गिरफ्तारी 4 मई 1930 को हुई जब उन्होंने घोषणा की थी कि वे पश्चिम में धरसाना साल्ट वर्क्स पर छापेमारी का नेतृत्व करेंगे। गांधी की गिरफ्तारी के बाद बंबई, दिल्ली, कलकत्ता और शोलापुर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जहां प्रतिक्रिया सबसे भयंकर थी। गांधी की गिरफ्तारी के बाद CWC ने मंजूरी दी। रैयतवाड़ी क्षेत्रों में राजस्व का भुगतान न करना, जमींदारी क्षेत्रों में नो चौकीदार कर अभियान और मध्य प्रांतों में वन कानूनों का उल्लंघन। विभिन्न स्थानों पर सत्याग्रह। उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रकृति का एक संक्षिप्त सर्वेक्षण नीचे दिया गया है। तमिलनाडु अप्रैल 1930 में सी राजगोपालाचारी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए तंजौर या तंजावुर तट पर तिरुचिरापल्ली, अंग्रेजों द्वारा इसे त्रिचिनपोली कहा जाता था, से वेदारण्यम तक एक मार्च का आयोजन किया। इस आयोजन के बाद विदेशी कपड़े की दुकानों पर व्यापक धरना दिया गया। शराब विरोधी अभियान को कोयम्बटूर, मदुरा, वीरधंगा आदि के आंतरिक क्षेत्रों में जबरदस्त समर्थन मिला। हालांकि राजाजी ने आंदोलन को अहिंसक रखने की कोशिश की। जनता के हिंसक विस्फोट और पुलिस के हिंसक दमन शुरू हो गए। जुलाई मिल्स की हड़ताल को तोड़ने के लिए पुलिस बल का प्रयोग किया गया। गुड़ियाट्टम में बेरोजगार बुनकरों ने शराब की दुकानों और पुलिस पिकेट पर हमला किया, जबकि गिरती कीमतों से पीड़ित किसानों ने मदुरै के बोदिनायकनूर में दंगा किया। वैकोम सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध नायर कांग्रेस नेता मालाबार के केरपन ने नमक मार्च आयोजित किया। केरल कम्युनिस्ट आंदोलन के भावी संस्थापक पी कृष्णा पिल्लई ने नवंबर 1930 में कालीकट समुद्र तट पर पुलिस लाठीचार्ज का सामना करते हुए वीरतापूर्वक राष्ट्रीय ध्वज का बचाव किया। आंध्र क्षेत्र जिला नमक मार्च पूर्व और पश्चिम गोदावरी, कृष्णा और गुंटूर में आयोजित किए गए थे। नमक सत्याग्रह के मुख्यालय के रूप में सेवा करने के लिए कई शिविराम, सैन्य शैली के शिविर स्थापित किए गए थे। व्यापारियों ने कांग्रेस के धन में योगदान दिया और प्रमुख जाति कम्मा और राजू काश्तकारों ने दमनकारी उपायों का विरोध किया। लेकिन असहयोग आंदोलन 1921-22 में उस तरह का जन समर्थन इस क्षेत्र में नदारद था। उड़ीसा गांधीवादी नेता गोपालबंधु चौधरी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह बालासोर, कटक और पुरी जिलों के तटीय क्षेत्रों में प्रभावी साबित हुआ। असम विभाजनकारी मुद्दों, असमिया और बंगालियों, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बढ़ते संघर्ष,
और घनी आबादी वाले पूर्वी बंगाल से मुस्लिम किसानों की आमद से विकसित होने वाले तनावों के कारण 1921-22 में प्राप्त की गई ऊंचाइयों को हासिल करने में सविनय अवज्ञा विफल रही। हालांकि कनिंघम सर्कुलर के खिलाफ एक सफल छात्र हड़ताल, जिसने राजनीति में छात्रों की भागीदारी पर प्रतिबंध लगा दिया, मई 1930 में देखा गया। चंद्रप्रभा सैक्यानी ने दिसंबर 1930 में आदिवासी कचारी गांवों को वन कानूनों को तोड़ने के लिए उकसाया, जिसे हालांकि इनकार कर दिया गया था। असम कांग्रेस नेतृत्व बंगाल कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस और जेएम सेनगुप्ता के नेतृत्व में दो गुटों में विभाजित कलकत्ता निगम चुनाव में शामिल थी। इसके परिणामस्वरूप अधिकांश कलकत्ता भद्रलोक के नेता ग्रामीण जनता से अलग थलग पड़ गए। इसके अलावा ढाका और किशोरगंज में सांप्रदायिक दंगे देखे गए और आंदोलनों में मुसलमानों की बहुत कम भागीदारी थी। इसके बावजूद बंगाल ने सबसे अधिक गिरफ्तारी के साथ साथ सबसे अधिक हिंसा की राशि प्रदान की। मिदनापुर, आरामबाग और कई ग्रामीण इलाकों में नमक सत्याग्रह और चौकीदारी करके आसपास शक्तिशाली आंदोलनों का विकास हुआ। इसी अवधि के दौरान सूर्यसेन के चटगांव विद्रोह समूह ने 2 शस्त्रागारों पर छापा मारा और एक अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा की। नमक सत्याग्रह शुरू करने वाले पहले 2 जिले बिहार चंपारण और सारण थे। भू-आबद बिहार में बड़े पैमाने पर नमक का निर्माण व्यवहारिक नहीं था और ज्यादातर जगहों पर यह एकमात्र इशारा था। पटना में अंबिकाकांत सिन्हा के तहत नखास तालाब को नमक बनाने और नमक कानून तोड़ने के लिए एक साइट के रूप में चुना गया था। हालांकि बहुत जल्द एक बहुत ही शक्तिशाली नो चौकीदारी कर आंदोलन ने नमक सत्याग्रह नमक बनाने में शारीरिक बाधाओं के कारण की जगह ले ली। नवंबर 1930 तक विदेशी कपड़े और शराब की बिक्री में नाटकीय रूप से गिरावट आई और मुंगेर के बरही क्षेत्र जैसे कई हिस्सों में प्रशासन ध्वस्त हो गया। छोटा नागपुर अब झारखंड में के आदिवासी क्षेत्र में निम्न वर्ग के उग्रवाद के उदाहरण देखे गए। गांधीवाद से प्रभावित बोंगा मांझी और सोमरा मांझी ने हजारीबाग में एक आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों को संस्कृतिकरण के साथ जोड़ा, जिसमें अनुयायियों को मांस और शराब छोड़ने और खादी का उपयोग करने के लिए कहा गया। हालांकि गांधी के बैन तले संथालों द्वारा बड़े पैमाने पर शराब का अवैध आस्वान करने की सूचना मिली थी। यह देखा गया कि जहां अधिकांश बड़े जमींदार सरकार के प्रति वफादार रहे, वहीं छोटे जमींदारों और बेहतर काश्तकारों ने आंदोलन में भाग लिया। लेकिन कई बार निम्न वर्ग उग्रवाद में वृद्धि हुई। छोटे जमींदारों और बेहतर किराएदारों का उत्साह। पेशावर यहाँ खान अब्दुल गफ्फार खान के पठानों के बीच शैक्षिकी और सामाजिक सुधार कार्यों ने उनका राजनीतिकरण कर दिया था। गफ्फार खान, जिन्हें बादशाह खान और फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, ने पहला पश्तो राजनीतिक मासिक पख्तून शुरू किया था और एक स्वयंसेवी ब्रिगेड खुदाई खिदमतगारों का आयोजन किया था, जिन्हें रेड शर्ट्स के नाम से जाना जाता था, जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम और अहिंसा के प्रति वचनबद्ध किया गया था। 23 अप्रैल 1930 को NWFP में कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के कारण पेशावर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए, जो वस्तुतः एक सप्ताह से अधिक समय तक भीड़ के हाथों में था, जब तक कि 4 मई को आदेश बहाल नहीं हो गया। आतंक और मार्शल लॉ। यहीं पर गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों के एक वर्ग ने निहत्थे भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। 92% मुस्लिम आबादी वाले प्रांत में इस उभार ने ब्रिटिश सरकार को बेचैन कर दिया। शोलापुर दक्षिणी महाराष्ट्र के इस औद्योगिक शहर में गांधी की गिरफ्तारी पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। कपड़ा कर्मचारी 7 मई से हड़ताल पर चले गए और अन्य निवासियों के साथ शराब की दुकानों और सरकारी प्राधिकरण के अन्य प्रतीकों जैसे रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, नगरपालिका भवन,
कानून अदालत आदि को जला दिया। कार्यकर्ताओं ने एक आभासी समानांतर सरकार की स्थापना की जो केवल हो सकती थी। 16 मई के बाद मार्शल लॉ से हटा दिया गया। धरसाना 21 मई 1930 को सरोजिनी नायडू, इमाम साहब और मनीलाल गांधी के पुत्र ने धरसाना साल्ट वर्क्स पर छापेमारी का नेतृत्व करने का अधूरा काम संभाला। निहत्थे और शांतिपूर्ण भीड़ पर क्रूर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें 2 लोग मारे गए और 320 घायल हो गए। नमक सत्याग्रह के इस नए रूप को वडाला, बॉम्बे, कर्नाटक, सनिकट्टा साल्ट वर्क्स, आंध्र, मिदनापुर, बालासोर, पुरी और कटक में लोगों ने उत्सुकता से अपनाया। गुजरात प्रभाव खेड़ा जिले के आनंद, बोरसाद और नडियाद क्षेत्रों, सूरत जिले के बारडोली और भरूच जिले के जंबूसर में महसूस किया गया। यहाँ एक निर्धारित नो टैक्स आंदोलन का आयोजन किया गया, जिसमें भू राजस्व का भुगतान करने से इनकार करना शामिल था। ग्रामीणों ने अपने परिवार और सामान के साथ पड़ोसी रियासतों जैसे बड़ौदा में सीमा पार की और पुलिस दमन से बचने के लिए महीनों तक खुले में डेरा डाला। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उन्हें नष्ट कर दिया। संपत्ति और उनकी जमीन को जब्त करना। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत इन क्षेत्रों में चराई और लकड़ी प्रतिबंध और अवैध रूप से अर्जित वन उपज की सार्वजनिक बिक्री जैसे वन कानूनों की अवहेलना देखी गई। संयुक्त प्रांत एक राजस्व नहीं अभियान का आयोजन किया गया। जमींदारों को सरकार को राजस्व देने से मना करने का आह्वान किया गया। लगान नहीं अभियान के तहत जमींदारों के खिलाफ काश्तकारों को आह्वान किया गया। चूंकि अधिकांश जमींदार वफादार थे, यह अभियान वस्तुतः लगान न लेने का अभियान बन गया। इस गतिविधि ने अक्टूबर 1930 में विशेष रूप से आगरा और रायबरेली में गति पकड़ी। मणिपुर और नागालैंड इन क्षेत्रों ने आंदोलन में बहादुरी से हिस्सा लिया। 13 साल की छोटी उम्र में एक नागा आध्यात्मिक नेता, रानी गैदिलियू, जो अपने चचेरे भाई हेपो जादोनांग का अनुसरण करती थी, जो अब मणिपुर राज्य में पैदा हुई थी, ने विदेशी शासन के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया। हम स्वतंत्र लोग हैं, गोरे लोगों को हम पर शासन नहीं करना चाहिए, उसने घोषणा की। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे करों का भुगतान न करें या अंग्रेजों के लिए स्वतंत्रता संग्राम द्वारा स्थापित परंपरा में काम न करें। विचारों। गांधी जी का शरीर जेल में है, लेकिन उनकी आत्मा आपके साथ है। भारत की प्रतिष्ठा अब आपके हाथ में है। आपको किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार की हिंसा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको पीटा जाएगा, लेकिन आपको विरोध नहीं करना चाहिए। आपको प्रहार से बचने के लिए हाथ भी नहीं उठाना चाहिए। सरोजिनी नायडू, धरसाना नमक सत्याग्रह की पूर्व संध्या पर। हालांकि हर कोई जानता था कि कुछ ही मिनटों में उसे पीटा जाएगा और शायद मार दिया जाएगा, मुझे डरने के कोई संकेत नहीं मिले। वे सिर उठाकर तेजी से आगे बढ़े। वेब मिलर, एक अमेरिकी पत्रकार, रिपोर्टिंग। धरसाना नमक सत्याग्रह पर। शेष भारत। जैसे ही सुधारवादी धार्मिक आंदोलन तेजी से राजनीतिक हो गया, ब्रिटिश अधिकारियों ने हेपो जादोनांग को पकड़ लिया और उन्हें 1931 में देशद्रोह के आरोप में फांसी पर लटका दिया। रानी गैडिलियू के लिए एक खोज शुरू की गई थी। उसने अक्टूबर 1932 तक अंग्रेजों को पछाड़ दिया, जब उसे आखिरकार पकड़ लिया गया। बाद में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। यह 1946 में स्थापित भारत की अंतरिम सरकार थी, जिसने अंततः उसे तुरा जेल से रिहा करने का आदेश दिया। लामबंदी के रूप प्रभात फेरी, वानर सेना, मंजरी सेना, गुप्त पत्रिकाएं और जादुई लालटेन शो के माध्यम से भी जनता को संगठित किया गया। आंदोलन का प्रभाव। 1. विदेशी कपड़े और अन्य वस्तुओं के आयात में गिरावट आई। 2. सरकार को शराब, आबकारी और भू राजस्व से होने वाली आय का नुकसान हुआ। 3. विधानसभा के चुनावों का बड़े पैमाने पर बहिष्कार किया गया।
सामूहिक भागीदारी की सीमा। जनसंख्या के कई वर्गों ने नागरिक में भाग लिया। अवज्ञा आंदोलन। महिला गांधी ने विशेष रूप से महिलाओं को आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए कहा था। जल्द ही वे एक परिचित दृश्य बन गए। शराब की दुकानों, अफीम के गढ़ों और विदेशी कपड़े बेचने वाली दुकानों के बाहर धरना दिया। भारतीय महिलाओं के लिए आंदोलन सबसे मुक्तिदायक अनुभव था और इसे वास्तव में सार्वजनिक क्षेत्र में उनके प्रवेश को चिन्हित करने वाला कहा जा सकता है। विदेशी कपड़े और शराब के बहिष्कार में छात्रों के साथ साथ महिलाओं, छात्रों और युवाओं ने सबसे प्रमुख भूमिका निभाई। मुस्लिम नेताओं द्वारा आंदोलन से दूर रहने की अपील और सांप्रदायिक मतभेद को सक्रिय सरकारी प्रोत्साहन के कारण 1920-22 के स्तर के आसपास मुस्लिम भागीदारी कहीं नहीं थी। फिर भी NWFP जैसे कुछ क्षेत्रों में भारी भागीदारी देखी गई। सेनहट्टा, त्रिपुरा, गैबंधा, बगुरा और नोआखली में मध्यवर्गीय मुस्लिम भागीदारी काफी महत्वपूर्ण थी। ढाका में मुस्लिम नेता, दुकानदार, निम्न वर्ग के लोग और उच्च वर्ग की महिलाएं सक्रिय थीं। मुस्लिम। बिहार, दिल्ली और लखनऊ में भी बुनकर समुदाय थे, प्रभावी ढंग से लामबंद। व्यापारी और छोटे व्यापारी वे बहुत उत्साही थे। व्यापारी संघ और वाणिज्यिक निकाय बहिष्कार को लागू करने में सक्रिय थे, खासकर तमिलनाडु और पंजाब में। आदिवासी मध्य प्रांत, महाराष्ट्र और कर्नाटक में सक्रिय भागीदार थे। श्रमिक बम्बई, कलकत्ता में श्रमिकों ने भाग लिया। मद्रास, शोलापुर आदि। संयुक्त प्रांत, बिहार में किसान सक्रिय थे। और गुजरात। सरकार की प्रतिक्रिया संघर्ष के लिए प्रयास 1930 के दौरान सरकार का रवैया अस्पष्ट था क्योंकि वह हैरान था। इसे क्लासिक दुविधा का सामना करना पड़ा। धिक्कार है अगर तुम करते हो, शापित अगर तुम नहीं करते। अगर बल लगाया गया था तो कांग्रेस दमन रोई, और अगर थोड़ी सी भी कार्रवाई की गई तो कांग्रेस जीत के लिए रोई। किसी भी तरह सरकार को सत्ता के क्षरण का सामना करना पड़ा। गांधी की गिरफ्तारी भी काफी मशक्कत के बाद हुई, लेकिन एक बार जब दमन शुरू हुआ तो नागरिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले अध्यादेशों का स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल किया गया, जिसमें प्रेस को भी बंद कर दिया गया। प्रांतीय सरकारों को सविनय अवज्ञा संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की स्वतंत्रता दी गई थी। हालांकि कांग्रेस कार्य समिति को जून तक अवैध घोषित नहीं किया गया था। निहत्थे भीड़ पर लाठीचार्ज और फायरिंग हुई, जिसमें कई लोग मारे गए और घायल हो गए, जबकि गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं के अलावा हजारों सत्याग्रहियों को जेल में डाल दिया गया। साइमन कमीशन रिपोर्ट का सरकारी दमन और प्रकाशन, जिसमें प्रभुत्व की स्थिति का कोई उल्लेख नहीं था और अन्य तरीकों से भी एक प्रतिगामी दस्तावेज था, ने उदारवादी राजनीतिक राय को और भी परेशान किया। जुलाई 1930 में वायसराय लॉर्ड इरविन ने एक गोलमेज सम्मेलन का सुझाव दिया और डोमिनियन स्टेटस के लक्ष्य को दोहराया। उन्होंने इस सुझाव को भी स्वीकार कर लिया कि तेज बहादुर सप्राओ और MR जयकर को संभावना तलाशने की अनुमति दी जानी चाहिए। कांग्रेस और सरकार के बीच शांति के लिए अगस्त 1930 में मोतीलाल और जवाहरलाल नेहरू को गांधी से मिलने और चर्चा करने के लिए यरवदा जेल ले जाया गया। निपटान की संभावना। नेहरू और गांधी ने स्पष्ट रूप से निम्नलिखित मांगों को दोहराया। 1. ब्रिटेन से अलग होने का अधिकार। 2. रक्षा और वित्त पर नियंत्रण के साथ पूर्ण राष्ट्रीय सरकार। और 3. ब्रिटेन के वित्तीय निपटान के लिए एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण। दावे। इस पर बातचीत टूट गई। गांधी इरविन समझौता। 25 जनवरी 1931 को गांधी और कांग्रेस कार्य समिति CWC के अन्य सभी सदस्यों को बिना शर्त रिहा कर दिया गया। CWC ने गांधी को वायसराय के साथ चर्चा शुरू करने के लिए अधिकृत किया। इन चर्चाओं के परिणामस्वरूप
5 मार्च 1931 को दिल्ली में ब्रिटिश भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वायसराय और भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले गांधी के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह दिल्ली समझौता, जिसे गांधी-इरविन संधि के रूप में भी जाना जाता है, कांग्रेस को सरकार के बराबर खड़ा कर दिया। सरकार की ओर से इरविन ने सहमति व्यक्त की, 1. हिंसा के दोषी नहीं होने वाले सभी राजनीतिक कैदियों की तत्काल रिहाई, 2. अभी तक एकत्र नहीं किए गए सभी जुर्माने की छूट, 3. सभी भूमि की वापसी जो अभी तक तीसरे पक्ष को नहीं बेची गई है, 4. इस्तीफा देने वाले सरकारी कर्मचारियों के साथ उदार व्यवहार, 5. तटीय गांवों में निजी उपभोग के लिए नमक बनाने का अधिकार, बिक्री के लिए नहीं, 6. शांतिपूर्ण और गैर आक्रामक धरना का अधिकार तथा 7. आपातकालीन अध्यादेशों को वापस लेना। मांग। हालांकि वायसराय ने गांधी की 2 पुलिस ज्यादतियों की सार्वजनिक जांच को ठुकरा दिया और भगत सिंह और उनके साथियों की मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। कांग्रेस की ओर से गांधी ने सहमति व्यक्त की, सविनय अवज्ञा आंदोलन को निलंबित करने के लिए और फेडरेशन के 3 लिंचपिन भारतीय जिम्मेदारी के आसपास संवैधानिक प्रश्न पर अगले गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए और आरक्षण और सुरक्षा उपाय जो भारत के हितों में आवश्यक हो सकते हैं, रक्षा, विदेश मामलों, अल्पसंख्यकों की स्थिति, भारत के वित्तीय ऋण और अन्य दायित्वों के निर्वहन जैसे क्षेत्रों को कवर करना। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मूल्यांकन। क्या गांधी-इरविन समझौता एक वापसी थी? गांधी-इरविन संधि के तहत सहमत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने का गांधी का निर्णय पीछे हटने का नहीं था, क्योंकि जन आंदोलन अनिवार्य रूप से अल्पकालिक होते हैं। जनता की बलिदान करने की क्षमता, इसके विपरीत, कार्यकर्ताओं की सीमित है और सितंबर 1930 के बाद, विशेषकर दुकानदारों और व्यापारियों में, जिन्होंने इतने उत्साह से भाग लिया था, थकावट के संकेत थे। निस्संदेह युवा निराश थे, उन्होंने उत्साह से भाग लिया था और चाहते थे कि दुनिया एक धमाके के साथ समाप्त हो, न कि कानाफूसी के साथ। गुजरात के किसान निराश थे क्योंकि उनकी भूमि तुरंत बहाल नहीं की गई थी। वास्तव में, उन्हें प्रांत में कांग्रेस मंत्रालय के शासन के दौरान ही बहाल किया गया था। लेकिन बहुत से लोग इस बात से खुश थे कि सरकार उनके आंदोलन को महत्वपूर्ण मानने और अपने नेता को एक समान मानने और उसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए बनाई गई थी। राजनीतिक बंदियों को जब जेल से रिहा किया गया तो उनका वीरतापूर्वक स्वागत किया गया। असहयोग आंदोलन की तुलना कुछ ऐसे पहलू थे जिनमें सविनय अवज्ञा आंदोलन था। आंदोलन असहयोग आंदोलन से अलग था। 1. इस बार घोषित उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता था, न कि केवल 2 विशिष्ट गलतियों और एक अस्पष्ट शब्द स्वराज को दूर करना। 2. विधियों में शुरू से ही कानून का उल्लंघन शामिल था, न कि केवल विदेशी शासन के साथ असहयोग। 3. बुद्धिजीवियों से जुड़े विरोधों के रूपों में गिरावट आई, जैसे वकीलों ने अभ्यास छोड़ दिया, छात्रों ने सरकारी स्कूलों को राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों में शामिल होने के लिए छोड़ दिया। 4. मुस्लिमों की भागीदारी उसके आसपास कहीं नहीं थी। असहयोग आंदोलन का स्तर। विचारों। भारत एक विशाल कारागार है। मैं इस कानून का खंडन करता हूँ। M.K. लॉर्ड इरविन को गांधी। एलेन विल्किंसन। एक केतली में समुद्र का पानी। ब्रिस्फोर्ड एक अंग्रेजी पत्रकार। गांधी भारत में अंग्रेजों के लिए सबसे अच्छे पुलिसकर्मी थे। दांडी मार्च क्रांति का किंडरगार्टन चरण है। इस धारणा के आधार पर कि राजा सम्राट को उबालकर हटाया जा सकता है। 5. आंदोलन के साथ कोई बड़ा श्रम उभार नहीं हुआ। 6. किसानों और व्यवसायियों की भारी भागीदारी। समूहों ने अन्य सुविधाओं की गिरावट के लिए मुआवजा दिया। 7.
इस बार जेल में बंद लोगों की संख्या करीब 3 गुना ज्यादा थी। 8. कांग्रेस संगठनात्मक रूप से मजबूत थी। कराची कांग्रेस अधिवेशन 1931। मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौते का समर्थन करने के लिए कराची में कांग्रेस का एक विशेष सत्र आयोजित किया गया था। सत्र से 6 दिन पहले, जो 29 मार्च को आयोजित किया गया था, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मार डाला गया था। गांधी के कराची के पूरे रास्ते में भगत और उनके साथियों के लिए मौत की सजा को कम करने में उनकी विफलता के विरोध में पंजाब नौजवान भारत सभा द्वारा उन्हें काले झंडे के प्रदर्शनों के साथ स्वागत किया गया था। कराची में कांग्रेस के प्रस्ताव राजनीतिक हिंसा से खुद को अलग करने और अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने 3 शहीदों की बहादुरी और बलिदान की प्रशंसा की। दिल्ली संधि या गांधी इरविन संधि का समर्थन किया गया था। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य दोहराया गया। मौलिक पर 2 संकल्प स्वीकार किए गए। अधिकार और अन्य राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर, जिसने सत्र को विशेष रूप से यादगार बना दिया। मौलिक अधिकारों पर संकल्प की गारंटी। स्वतंत्र भाषण और स्वतंत्र प्रेस संघ बनाने का अधिकार। इकट्ठा करने का अधिकार। सार्वभौम वयस्क मताधिकार। जाति, पंथ और के बावजूद समान कानूनी अधिकार। लिंग। धार्मिक मामलों में राज्य की तटस्थता। मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। संस्कृति, भाषा, अल्पसंख्यकों और भाषाई समूहों की लिपि की सुरक्षा। राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर प्रस्ताव में शामिल हैं। मामले में किराए और राजस्व में पर्याप्त कमी। जमींदारों और किसानों की गैर आर्थिक जोत के लिए किराए से छूट। कृषि ऋणग्रस्तता से राहत। सूदखोरी पर नियंत्रण। जीवनयापन मजदूरी काम के सीमित घंटे और औद्योगिक क्षेत्र में महिला कामगारों की सुरक्षा सहित काम की बेहतर स्थिति। मजदूरों और किसानों को यूनियन बनाने का अधिकार। तारांकन प्रमुख उद्योगों, खानों पर राज्य का स्वामित्व और नियंत्रण। और परिवहन के साधन। यह पहली बार था जब कांग्रेस ने बताया कि जनता के लिए स्वराज का क्या अर्थ होगा। जनता के शोषण को समाप्त करने के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता में लाखों भूखे मरने की आर्थिक स्वतंत्रता शामिल होनी चाहिए। कराची प्रस्ताव। संक्षेप में, बाद के वर्षों में कांग्रेस का मूल राजनीतिक और आर्थिक कार्यक्रम बना रहना था। गोलमेज सम्मेलन। भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने कहा कि एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाना चाहिए, क्योंकि साइमन कमीशन की रिपोर्ट की सिफारिशें स्पष्ट रूप से अपर्याप्त थीं। पहला गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया था, नवंबर 1930 और जनवरी 1931 के बीच। इसे 12 नवंबर 1930 को किंग जॉर्ज पंचम द्वारा आधिकारिक रूप से खोला गया और इसकी अध्यक्षता रामसे मैकडोनाल्ड ने की। अंग्रेजों और भारतीयों के बीच समान रूप से आयोजित यह पहला सम्मेलन था। कांग्रेस और कुछ प्रमुख व्यापारिक नेताओं ने भाग लेने से इनकार कर दिया, लेकिन भारतीयों के कई अन्य समूह थे। सम्मेलन में प्रतिनिधित्व किया। भारतीय रियासतों का प्रतिनिधित्व अलवर के महाराजा, बड़ौदा के महाराजा, भोपाल के नवाब, बीकानेर के महाराजा, धौलपुर के राणा, जम्मू और कश्मीर के महाराजा, नवानगर के महाराजा, पटियाला के महाराजा, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के चांसलर द्वारा किया गया था। रीवा के महाराजा, सांगली के प्रमुख साहिब, सर प्रभाशंकर पट्टानी, भावनगर, मनुभाई मेहता, बड़ौदा, सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान, ग्वालियर, अकबर हैदरी, हैदराबाद, मिर्जा इस्माइल, मैसूर, कर्नल कैलाश नारायण हक्सर, जम्मू और कश्मीर। मुस्लिम लीग ने आगा खान 3, ब्रिटिश भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद शफी, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद जफरुल्लाह खान, ए.के. फजलुल हक, हाफिज गुलाम हुसैन हिदायत उल्लाह, डॉक्टर शफात अहमद खान, डोमेली के राजा शेर मोहम्मद खान और एच खुजनवी।
हिंदू महासभा और उसके समर्थकों का प्रतिनिधित्व बीएस मुंजे, एमआर जयकर और दीवान बहादुर राजा नरेंद्र नाथ। सिखों का प्रतिनिधित्व सरदार उज्ज्वल सिंह और सरदार संपूर्ण सिंह ने किया था। पारसियों के लिए फिरोज सेठना, कावासजी जहांगीर और होमी मोदी ने भाग लिया। बेगम जहांआरा शाहनवाज और राधाबाई सुब्बारायन ने महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। उदारवादियों का प्रतिनिधित्व जेएन बासु, तेज बहादुर सप्राव, सीवाई चिंतामणि, वीएस श्रीनिवास शास्त्री और चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़। दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व बीआर अंबेडकर और रेटमलाई श्रीनिवासन। जस्टिस पार्टी ने आरकोट रामासामी मुदलियार, भास्कर राव विठोजीराव जाधव और सरेपी पात्रों को भेजा। लेबर का प्रतिनिधित्व एनएम जोशी और बी शिवा राव ने किया। केटी पॉल ने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया, जबकि हेनरी गिनी ने एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व किया और यूरोपीय लोगों का प्रतिनिधित्व सर ह्यूबर्ट केयर, सर ऑस्कर डी ग्लेनविले, बर्मा, टीएफ गेविन जोन्स, सी वुड, मद्रास। जमींदारों, बिहार, संयुक्त प्रांत और उड़ीसा से विश्वविद्यालयों, बर्मा, सिंध और कुछ अन्य प्रांतों के प्रतिनिधि भी थे। भारत सरकार का प्रतिनिधित्व नरेंद्र ने किया था। नाथ लॉ, भूपेंद्र नाथ मित्रा, सीपी रामास्वामी अय्यर और एम रामचंद्र राव। परिणाम सम्मेलन में कुछ खास हासिल नहीं हुआ। आमतौर पर यह सहमति थी कि भारत को एक संघ के रूप में विकसित होना है, रक्षा और वित्त के संबंध में सुरक्षा उपाय किए जाने थे, जबकि अन्य विभागों को स्थानांतरित किया जाना था। लेकिन इन सिफारिशों को लागू करने के लिए बहुत कम किया गया और भारत में सविनय अवज्ञा जारी रही। ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में संवैधानिक सरकार के भविष्य पर किसी भी चर्चा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भागीदारी आवश्यक थी। भारतीय लिबरल पार्टी के दूसरे गोलमेज सम्मेलन के सदस्य जैसे तेज बहादुर सप्राव, सीवाई चिंतामणि और श्रीनिवास शास्त्री ने गांधी से वायसराय से बात करने की अपील की। गांधी और इरविन एक समझौते पर पहुंचे, जिसे गांधी इरविन समझौता, दिल्ली समझौता कहा गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गांधी को अपना एकमात्र प्रतिनिधि नामित किया। रंगास्वामी अयंगर और मदन मोहन मालवीय भी थे। बड़ी संख्या में भारतीय प्रतिभागी थे। कांग्रेस के अलावा The princely states were represented by Maharaja of Alwar, Maharaja of Baroda, Nawab of Bhopal, Maharaja of Bikaner, Maharaja of Kutch, Rana of Dholpur, Maharaja of Indore, Maharaja of Jammu and Kashmir, Maharaja of Kapurthala, Maharaja of Navanagar, Maharaja of Patiala, Maharaja of Rewa, Chief Sahib of Sangli, Raja of Srila, Sir Prabhashankar Patani, Bhavnagar, Manubhai Mehta, Baroda, सरदार साहबजादा सुल्तान अहमद खान, ग्वालियर। सर मोहम्मद अकबर हैदारी, हैदराबाद, मिर्जा इस्माइल, मैसूर, कॉल के एन हक्सर, जम्मू एंड कश्मीर, टी राघवायर, ट्रावनकोर, लियाकत हेड खान, पटियाला। The Muslims were represented by Aga Khan III, Maulana Shaukat Ali, Muhammad Ali Jinnah, A.K. Fazlul Haq, Muhammad Iqbal, Muhammad Shafi, मोहम्मद जफरुल्लाह खान, सैयद अली इमाम, मौलवी मोहम्मद शफी दाऊदी, दुमिली के राजा शेर मोहम्मद खान, एज गुजनवी, हाफिज हिदायत हुसैन, सैयद मोहम्मद पादशाह साहब बहादुर, डॉक्टर शफात अहमद खान, जमाल मोहम्मद और नवाब साहिबजादा सैयद मोहम्मद मेहर शाह। हिंदू समूहों का प्रतिनिधित्व एमआर जयकर, बीएस मुंजे और दीवान बहादुर राजा नरेंद्र नाथ। सम्मेलन में उदारवादी थे जेएन बासु, सीवाई चिंतामणि, तेज बहादुर सप्राव, वीएस श्रीनिवास शास्त्री और चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़। जस्टिस पार्टी ने बोब्बिली के राजा आरकोट रामासामी मुदलियार, सर ए.पी.
पात्रों और भास्करराव विठोजीराव जाधव को भेजा। दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व बी.आर. अंबेडकर और रत्मलाई श्रीनिवासन, सरदार उज्ज्वल सिंह और सरदार संपूर्ण सिंह ने सिखों का प्रतिनिधित्व किया। पारसियों का प्रतिनिधित्व कोवासजी जहांगीर, होमी मोदी और फिरोज सेठना ने किया था। भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व सुरेंद्र कुमार दत्ता और ए.टी. पन्नीरसेल्वम। उद्योग का प्रतिनिधित्व घनश्याम दास बिरला, सर पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और मानेकजी दादाभाई ने किया था। लेबर का प्रतिनिधित्व एम. जोशी, बी. शिवा राव और वी. गिरी ने किया था। भारतीय महिलाओं के प्रतिनिधि सरोजिनी नायडू, बेगम जहांआरा शाहनवाज और राधाबाई सुब्बारायन थे। विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व सैयद सुल्तान अहमद और विश्वेश्वर दयाल सेठ ने किया था। बर्मा और सिंध प्रांतों, असम, मध्य प्रांतों और एनडब्ल्यूएफपी के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। भारत सरकार का प्रतिनिधित्व सीपी रामास्वामी अय्यर, नरेंद्र नाथ लॉ और एम रामचंद्र राव। निम्नलिखित कारणों से सम्मेलन से बहुत कुछ अपेक्षित नहीं था। इस समय तक लॉर्ड इरविन को भारत में वायसराय के रूप में लॉर्ड विलिंगडन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। सम्मेलन शुरू होने से ठीक पहले इंग्लैंड में लेबर सरकार की जगह एक राष्ट्रीय सरकार ने ले ली थी, जो लेबर और कंजर्वेटिव के बीच एक असहज गठबंधन थी। अंग्रेज भी उस बढ़ी हुई क्रांतिकारी गतिविधियों से नाराज थे जिसने भारत में कई यूरोपीय लोगों के जीवन का दावा किया था। चर्चिल के नेतृत्व में ब्रिटेन में दक्षिणपंथी या परंपरावादियों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस के साथ समान आधार पर बातचीत करने पर कड़ी आपत्ति जताई। वे इसके बजाय भारत में एक मजबूत सरकार की मांग की। प्रधानमंत्री रामसे मैकडॉनल्ड ने भारत के लिए एक कमजोर और प्रतिक्रियावादी राज्य सचिव सैमुअल होरे के साथ कंजर्वेटिव वर्चस्व वाले कैबिनेट का नेतृत्व किया। सम्मेलन में गांधी और इसलिए कांग्रेस ने साम्राज्यवाद के खिलाफ भारत के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया। हालांकि अन्य प्रतिनिधियों ने इस विचार को साझा नहीं किया। इतिहासकार बताते हैं कि कई प्रतिनिधि रूढ़िवादी, सरकारी वफादार और सांप्रदायिक थे और इन समूहों का इस्तेमाल औपनिवेशिक सरकार द्वारा गांधी के प्रयासों को बेअसर करने के लिए किया गया था। बड़ी संख्या में समूहों की भागीदारी के कारण ब्रिटिश सरकार ने दावा किया कि कांग्रेस पूरे भारत के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। गांधी ने कहा कि ब्रिटेन और भारत के बीच समानता के आधार पर साझेदारी की जरूरत है। उन्होंने केंद्र के साथ साथ प्रांतों में भी एक जिम्मेदार सरकार की तत्काल स्थापना की मांग रखी। उन्होंने यह भी दोहराया कि कांग्रेस अकेले राजनीतिक भारत का प्रतिनिधित्व करती है, यह कहते हुए कि अछूत हिंदू थे और इस प्रकार अल्पसंख्यक के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने उनके लिए एक अलग निर्वाचक मंडल के विचार को त्याग दिया। उन्होंने यह भी कहा कि मुसलमानों या अन्य अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचक मंडल या विशेष सुरक्षा उपायों की कोई आवश्यकता नहीं है। कई अन्य प्रतिनिधि गांधी से असहमत थे। अल्पसंख्यकों के सवाल पर जल्द ही सत्र गतिरोध में आ गया। मुसलमानों, दलित वर्गों, ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों द्वारा पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की जा रही थी। यह सभी एक अल्पसंख्यक समझौते में एक साथ आए थे। गांधी ने इस मुद्दे के समाधान पर सभी संवैधानिक प्रगति को सशर्त बनाने के इस ठोस कदम के खिलाफ सख्त लड़ाई लड़ी। राजकुमार भी एक संघ के बारे में बहुत उत्साहित नहीं थे, खासकर सविनय अवज्ञा आंदोलन के निलंबन के बाद केंद्र में कांग्रेस सरकार के गठन की संभावना कम होने के बाद। परिणाम कई प्रतिनिधि समूहों के बीच समझौते की कमी का मतलब था कि भारत के संवैधानिक भविष्य के बारे में कोई महत्वपूर्ण परिणाम सम्मेलन से बाहर नहीं आएगा। मैकडॉनल्ड्स की घोषणा के साथ सत्र समाप्त हुआ। दो मुस्लिम बहुल प्रांत उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत एनडब्ल्यूएफपी और सिंध एक भारतीय सलाहकार समिति की स्थापना
तीन विशेषज्ञ समितियों की स्थापना वित्त, मताधिकार और राज्य तथा यदि भारतीय सहमत होने में विफल रहे तो एक तरफा ब्रिटिश सांप्रदायिक पुरस्कार की संभावना। सरकार ने आजादी की बुनियादी भारतीय मांग को मानने से इनकार कर दिया। गांधी 28 दिसंबर 1931 को भारत लौट आए। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 और 24 दिसंबर 1932 के बीच आयोजित तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गांधी ने भाग नहीं लिया। अधिकांश अन्य भारतीय नेताओं ने इसे नजरअंदाज कर दिया। The Indian states were represented by Akbar Haidari, Diwan of Hyderabad, Mirza Ismail, Diwan of Mysore, V.T. Krishnamachari, Diwan of Baroda, Wajahat Hussain, Jammu and Kashmir, Sir Sukhdev Prasad, Udaipur, Jaipur, Jodhpur, J. Surve, Kolhapur, Raja Audh Naren Bisaria, Bhopal, Manubhai Mehta, Bikaner, Nawab Liaquat Hayat Khan, Patiala, Fateh Naseeb Khan, Alwar State, L.F. Rushbrook Williams, Navanagar, and Raja of Srila, small states. Other Indian representatives were Aga Khan III, B.R. Ambedkar, Ramakrishna Ranga Rao of Bobili, Sir Hubert Ka, Nanak Chand Pandit, A.H. Ghuznavi, Henry Gidney, Hafiz Hidayat Hussain, Muhammad Iqbal, M.R. Jaikar, Kausji Jehangir, N.M. Joshi, Narsimha Chintaman Kelkar, Akot Ramasamy Mudaliar, Begum Jahanara Shahnawaz, A.P. Patron, Tej Bahadur Sapru, Dr. Shafait Ahmad Khan, Sir Shadi Lal, Tara Singh Malhotra, Sir Ripendra Nath Sarkar, Sir Purushottam Da Thakurdas, Mohammad Zafarullah Khan। फिर से पिछले दो सम्मेलनों की तरह बहुत कम हासिल किया गया था। सिफारिशों को मार्च 1933 में एक श्वेत पत्र में प्रकाशित किया गया और बाद में ब्रिटिश संसद में इस पर बहस हुई। सिफारिशों का विश्लेषण करने और भारत के लिए एक नया अधिनियम तैयार करने के लिए एक संयुक्त चयन समिति का गठन किया गया था और उस समिति ने फरवरी 1935 में एक मसौदा विधेयक तैयार किया, जिसे जुलाई 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के रूप में लागू किया गया था।